दोस्तों हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नोटबुक आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ठीक है दोस्तों, यह आपको बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का पार्ट 2 है और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मूल अधिकार के प्रश्नों पर। ठीक है दोस्तों, किसके प्रश्नों पर? तो मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट के प्रश्नों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि दोस्तों ये जो प्रश्न है यह जो है आपकी विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक होंगे, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस का एग्जाम हो, पीसीएस हो, एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे पुलिस जैसे ऐसे कोई भी एग्जाम है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये आप सभी उम्मीदवारों की मांग को देखते हुए बनाया जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज हम अपने चैनल पे आगे भी लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? आपके ऑप्शन में है भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 6 में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो दोस्तों मौलिक अधिकार है वह संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है किससे? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों से या फिर नागरिकता से। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, यानी जो संविधान का भाग 3 है दोस्तों वह किससे संबद्ध है? तो वह है मूल अधिकारों से। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? आपके ऑप्शन में है भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में या फिर ब्रिटेन में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम मान्यता मिली थी दोस्तों, ये कहां मिली थी? तो वह मिली थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आपके ऑप्शन में है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी है संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन सी है संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक और ऑप्शन डी है संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि जो भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है वह है जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? आपके ऑप्शन में है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा था वह भाग कौन सा है? तो वह है भाग 3, यानी कि जिसमें मूल अधिकार वर्णित है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? मूल अधिकार कहलाते हैं मूल अधिकार कहलाते हैं क्योंकि वह ऑप्शन में है न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, ऑप्शन सी सरलता से संशोधनीय नहीं है और ऑप्शन डी मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। ठीक दोस्तों, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो मूल अधिकार है दोस्तों वह मूल अधिकार इसलिए कहलाते हैं कि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? आपके ऑप्शन में है 21, 22, 23 या फिर 24। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है वह कुल 24 अनुच्छेदों में है। कितने में? 24 अनुच्छेदों में। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा, ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? आपके ऑप्शन में 6, 7, 4 या फिर 5। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को जो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो वह है 6। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है?
वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन में है 6, 7, 8 या फिर 9। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए यानी कि जो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है दोस्तों, उनकी संख्या है 6। नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर क्या है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ऑप्शन में है मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन बी है चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन सी है संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, और ऑप्शन डी है 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए यानी कि जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार है दोस्तों, वह संविधान के मूल भाग का हिस्सा है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान कर दिया गया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? आपके ऑप्शन में नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या फिर मूल अधिकार। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। ठीक है, विकल्प डी यानी कि जो भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, तो वह है मूल अधिकार। यानी कि न्यायालय में जो मूल अधिकार है वह वाद योग्य है। वाद योग्य यानी कि न्यायालय में अगर मूल अधिकारों का हनन होता है किसी भी व्यक्ति के, तो वह न्यायालय में जाके उसकी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो और अनुच्छेद 32 के तहत वो सीधा सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 226 के तहत वह उच्च न्यायालय जा सकता है। कहां जा सकता है? उच्च न्यायालय। और जो अनुच्छेद 32 है दोस्तों, कौन सा? अनुच्छेद 32 है दोस्तों, इसके तहत तो कहां जा सकता है? इसके तहत तो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किस पर? उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपर्युक्त दोनों पर या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि जो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है दोस्तों वह है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों का, यानी कि विकल्प सी सही है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपके ऑप्शन में प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि जो मौलिक अधिकारों का निलंबन है दोस्तों वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार जो निम्न को प्रदान किया जाता है। आपके ऑप्शन में है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए यानी कि जो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों वह किसको प्राप्त है? वह सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो वह प्राप्त है दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? संविधान में उद्घोषित, क्या अगला प्रश्न? संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संसद के द्वारा या फिर विकल्प डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि जो मौलिक अधिकारों में दोस्तों संशोधन है वह केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, ऑप्शन में है निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन सी है किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, या फिर ऑप्शन डी है ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी यानी कि जो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार है दोस्तों उनको निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? आपके ऑप्शन में है केंद्र व राज्यों के बीच के विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद या फिर मूल अधिकार का प्रवर्तन, या फिर ऑप्शन डी है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि जो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों की परिधि में आते हैं वह दोस्तों मूल अधिकार का प्रवर्तन। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन में है संसद,
ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है न्यायपालिका और ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो न्यायपालिका है दोस्तों, उसको मूल भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ऑप्शन में प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो मूल अधिकारों का निलंबन है दोस्तों, उसका जो आदेश दे सकता है वह केवल दे सकता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति केवल कुछ विपरीत परिस्थितियों में ही दे सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग आगे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? आपके ऑप्शन में राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को या फिर इनमें से किसी को नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है दोस्तों, वह किसको दिया गया है? तो वह दिया गया है दोस्तों भारतीय संसद को। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। आपके ऑप्शन में दिया गया समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना और विकल्प डी है दोस्तों उपर्युक्त सभी को सुनिश्चित करना। ठीक है दोस्तों, तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि मौलिक अधिकारों का जो प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ध्यान रखना है आपको, क्या उद्देश्य है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ही मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है किसको? राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को या फिर उच्चतम व उच्च न्यायालयों को? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, यानी कि उच्चतम व उच्च न्यायालयों को जो है दोस्तों मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। ऑप्शन में है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यानी कि जो भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार है दोस्तों, उनको अगर कोई निलंबित कर सकता है तो वह है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। जो कथन 2 है यह संविधान के भाग 3 में वर्णित है। जो कथन 3 है ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। जो कथन 4 है यह यूएसए के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि नीचे जो कूट दिए गए हैं उनमें से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए यानी कि 1 और 2, विकल्प बी यानी कि 2 और 3, विकल्प सी यानी कि 1, 2 और 3 और विकल्प डी यानी कि 2, 3 और 4। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि दोस्तों 1 और 2 सही है, यानी कि जो भारत में मौलिक अधिकार है दोस्तों वह जो है यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी प्रदान करते हैं जो मूल अधिकार है, और यह संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 5 से 19, अनुच्छेद 9 से 13, अनुच्छेद 14 से 18 और अनुच्छेद 17 से 21। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो समानता का अधिकार है दोस्तों वह दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 17। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है वह है अनुच्छेद 14। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद अथवा अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को
समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन में है दोस्तों अनुच्छेद 14। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14वां 15, अनुच्छेद 14 15वां 16 या फिर अनुच्छेद 14वां 16। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो समाजवाद शब्द है दोस्तों वह अनुच्छेद 14 15वां 16 में परिभाषित होता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? विधि के सामने समानता का अधिकार है। ऑप्शन में है नागरिक अधिकार, ऑप्शन बी है आर्थिक अधिकार, ऑप्शन सी है सामाजिक अधिकार या फिर ऑप्शन डी है राजनीतिक अधिकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो विधि के समक्ष समानता का अधिकार है दोस्तों वह क्या है? तो वह है नागरिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 18। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद दिया गया है अनुच्छेद 17, इसकी भाषा क्या है दोस्तों? इसमें लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? इसमें लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, अनुच्छेद 17। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है क्या? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता या फिर विकल्प डी जो दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो दोस्तों विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो समानता का अधिकार है दोस्तों यह तीनों प्रकार की समानताओं को सुनिश्चित करता है, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि कौन सा? भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। आपके ऑप्शन में दोस्तों अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 23। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी यानी कि अनुच्छेद 18 में दोस्तों यह प्रावधान किया गया है कि जो भारत में भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। जबकि आपको दोस्तों और बता दें कि जो ये अलंकरण है दोस्तों यह उपाधि के रूप में प्रदान नहीं किए जाते हैं। यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 है दोस्तों यह उपाधि का निषेध करता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन में है सिविल अधिकार अधिनियम, ऑप्शन बी है नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन सी है नागरिक संरक्षण अधिनियम या फिर ऑप्शन डी है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम था दोस्तों वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? आपके ऑप्शन में दिया गया धर्म के स्वतंत्र का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार या फिर समता का अधिकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो संविधान का अनुच्छेद 15 है दोस्तों यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है समता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 19। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो अनुच्छेद 19 है दोस्तों यह भिन्न जो है वर्ग में आता है क्योंकि दोस्तों जो अनुच्छेद 19 है यह स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, और जो ऊपर के सभी अनुच्छेद है दोस्तों यह कौन से अधिकार है? तो ये जो 14, 15 और 16 है दोस्तों यह कौन से है? तो यह है समानता के अधिकार में आते हैं। किस में आते हैं? तो समानता के अधिकार के वर्ग में आते हैं।
ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है? ऑप्शन में दिया गया है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। ऑप्शन बी है जो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, या फिर जो विकल्प सी है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, या फिर विकल्प डी है ए बी व सी, जो उपरोक्त ए बी व सी दिए गए हैं उन सभी को मिलाकर पढ़ना। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो भारतीय संविधान में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया दोस्तों, वह इन तीनों को यानी कि उपरोक्त तीनों को साथ में पढ़कर मिलाकर पढ़ने पर किया गया है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दोस्तों? अगला प्रश्न है, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? आपके ऑप्शन में दिया गया है, विकल्प ए है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विकल्प बी है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, विकल्प सी है अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, और विकल्प डी है दोस्तों विचार एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो चंपकम दोराई राजन मामला था दोस्तों, उसमें जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को जो है संशोधित किया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र, आपके ऑप्शन में दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज का में विशेष रूप से उपबंधित है, विकल्प बी है संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज का में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र में निहित है। ठीक है, विकल्प सी है संविधान के अनुच्छेद 361 के क्लॉज 1 के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है, या फिर जो विकल्प डी है दोस्तों देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है। दोस्तों तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, क्योंकि जो भारतीय संविधान में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया दोस्तों, वह संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 में दिया गया है। और दोस्तों आपको बताते चले कि जो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, वह जो है इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ मामले 1985 में जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने इसको मूल अधिकार बनाया था। ठीक है, और वर्तमान में जो है दोस्तों जो समाचार पत्र है दोस्तों और ऐसे मीडिया के कोई भी यानी कि इंटरनेट है दोस्तों, इनको जो है भारतीय संविधान के चौथे पिलर के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है कौन से अनुच्छेद में? ऑप्शन में है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज आ में, 19 क्लॉज 2 सब क्लॉज बा में, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सा में, या फिर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज दा में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है दोस्तों वह भारतीय संविधान के 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज आ में निहित है। ठीक है, अब नजर डालते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? ऑप्शन में है 10, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 6, या फिर ऑप्शन डी है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो अनुच्छेद 19 में दोस्तों स्वतंत्रताओं का प्रावधान है वह 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान है, यानी कि 19 क्लॉज 1 है दोस्तों, 19 क्लॉज 1 से लेकर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से लेकर दोस्तों ये सब क्लॉज जी तक जाता है। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों कि जो 19 क्लॉज 1 कौन सा 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज एफ था दोस्तों, इसमें जो है मूल रूप से संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार बनाया गया था, लेकिन इसको अब मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, या फिर अनुच्छेद 25 से 30। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, यानी कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में वर्णित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? आपके ऑप्शन में भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिकों को, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों उपर्युक्त सभी को। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, और अनुच्छेद 19 में जो है दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको पहले भी बता चुके हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं अगर आपको बताना चाहें तो ये है, पहले जो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में है तो वह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों। ऐसे करके इस वीडियो में आप लोगों को आगे चल के हम बताएंगे। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? आपके ऑप्शन में केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, ऑप्शन बी है केवल विधायिका के विरुद्ध, ऑप्शन सी है केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, और ऑप्शन डी है कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है दोस्तों, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्रावधान किया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की। ठीक है दोस्तों, किसका प्रावधान किया गया है? तो इसमें प्रावधान है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। और यह किसको प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है जो है कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 22। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प यानी कि जो भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 19 है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद 19 है दोस्तों, वह जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? आपके ऑप्शन में है दोस्तों हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है दोस्तों सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है दोस्तों भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, और ऑप्शन डी है दोस्तों विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार है वह है दोस्तों भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है, और यह कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? तो इसका प्रावधान है दोस्तों 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न है प्रेस की स्वतंत्रता, कौन सा प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? आपके ऑप्शन में नियमों के समान संरक्षण, ऑप्शन बी है भाषण स्वातंत्र, ऑप्शन सी है संघ निर्माण की स्वतंत्रता, और ऑप्शन डी है कार्य और सामग्री स्वतंत्रता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो प्रेस की स्वतंत्रता निहित है वह भाषण की स्वतंत्रता यानी कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? आपके ऑप्शन में बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, या फिर दोस्तों धर्म का अधिकार। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो हड़ताल पर जाने का अधिकार है दोस्तों वह जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आपके ऑप्शन में दिया गया जो विकल्प ए है अनुच्छेद 14, विकल्प बी अनुच्छेद 19, विकल्प सी अनुच्छेद 21 और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है दोस्तों यह भारतीय नागरिकों को विदेश जाने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है निम्न वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि कथन दिए गए हैं इससे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। विकल्प बी है इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। जो कथन 3 दिया गया दोस्तों वह दिया गया है राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो आपको बताना है दोस्तों कि इस
में कौन सा विकल्प सही? विकल्प यानी कि 1 2 सही है, विकल्प बी दोस्तों 2 और 3 सही है, विकल्प सी 1 2 और 3 सभी सही है, और विकल्प डी दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि केवल 1 और 2 सही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है तो उसका कारण है इससे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा, और दूसरा है दोस्तों इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। यानी कि जो जो यह कथन 2 है दोस्तों, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 25 में किया गया है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी है? आपके ऑप्शन में है आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, ऑप्शन डी जो कथन 3 है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। दोस्तों आपको बताना है कि जो है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो 1 2 और 3 ऊपर के सभी है, यानी कि आवास, विदेश यात्रा और समान कार्य के लिए समान वेतन है जो दोस्तों ये मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में प्रदत्त प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का जो आपको बताना कौन सा कथन सही है। कथन एक यानी भाषण व अभिव्यक्ति की आबाधित स्वतंत्रता, जो विकल्प बी है संघ बनाने की स्वतंत्रता, विकल्प सी है भाषा भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, और विकल्प डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि भाषण व अभिव्यक्ति की आबादी स्वतंत्रता जो है सत्य नहीं है, क्योंकि जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है दोस्तों उसमें 8 प्रकार की सीमाएं, कितने प्रकार की? 8 प्रकार की सीमाएं जो है दोस्तों भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों पर आरोपित करता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? संविधान के अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। आपके ऑप्शन में है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 और 24 और अनुच्छेद 25 से 30। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, यानी कि अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में 2 है दोस्तों भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आपके ऑप्शन में है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि दोस्तों जो अनुच्छेद 24 है यह भारतीय संविधान में मुख्य रूप से बच्चों के शोषण के लिए लाया गया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? आपके ऑप्शन में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को या फिर 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे को। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प यानी कि भारतीय संविधान में जो है दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, कितने वर्ष से? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 12 वर्षों, 14 वर्षों, 18 वर्षों या फिर 20 वर्षों। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, यानी कि किसी व्यक्ति को जो है तब तक किसी खान अथवा अन्य ऐसी जगह पे जो है कार्य के लिए जो है दोस्तों नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु 14 वर्ष से अधिक जो है 14 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। कब? 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर या फिर 72 घंटे के अंदर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को जो है दोस्तों कोई मतलब पुलिस अधिकारी बंदी बनाता है तो उसको जो है 24 घंटे के अंदर दोस्तों संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है?
14 वर्ष से कम आयु के बहुत गरीब से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। ठीक है, इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? आपके ऑप्शन में है समानता के अधिकार का, शोषण के विरुद्ध अधिकार का, स्वतंत्रता के अधिकार का, या फिर सांस्कृतिक शिक्षा के अधिकार का। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं दोस्तों, अगर वह पटाखे बनाने वाले कारखाने में आदि ऐसी जगहों पर, खदानों में काम करते हैं दोस्तों, तो वह जो है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? आपके विकल्पों में जो दिया गया अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 17। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो अनुच्छेद 20 है दोस्तों, उसमें प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को दोस्तों जो है एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित या फिर अभियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे जिसे जो है किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो आपको जो है विकल्प दिए गए हैं। गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, विकल्प बी है अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, विकल्प सी है दोस्तों गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, और जो विकल्प डी है दोस्तों वह उपर्युक्त सभी का अधिकार। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि जो है दोस्तों जो भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, उसे जो है दोस्तों ये उपर्युक्त तीनों प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन में अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 24 या फिर अनुच्छेद 25 से 28। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, यानी कि जो अनुच्छेद 25 से 28 है दोस्तों, इसमें जो है दोस्तों भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है दोस्तों दिया गया है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दोस्तों? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे? समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से या फिर अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है दोस्तों वह है धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। आपके ऑप्शन में जो दिए गए हैं वह धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, कथन 3 है राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, कथन 4 है धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कथन सही है। कथन 1, 2 और 3, कथन 2, 3 और 4 या फिर कथन सी 3 और 4 या फिर कथन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, ठीक है दोस्तों, राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार जो है दोस्तों यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निहित है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? आपके ऑप्शन में है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 या फिर अनुच्छेद 27। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का अधिकार निहित है दोस्तों वह किसमें निहित है? तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में निहित है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो आपके ऑप्शन में दिया गया दोस्तों स्वास्थ्य के आधार पर, सदाचार के आधार पर या फिर लोक व्यवस्था के आधार पर। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही? विकल्प ए यानी कि केवल 3, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या फिर विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो
प्रतिबंध लगा सकता है दोस्तों, धार्मिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वह स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था, इन तीनों के आधार पर लगाया जा सकता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 29 व 30, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 32 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 38 व 39। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो अनुच्छेद 29 व 30 है दोस्तों, उसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन में दिया गया अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 26 या फिर अनुच्छेद 30। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि अनुच्छेद 30। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन में अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25 या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है दोस्तों विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो अनुच्छेद 25 है दोस्तों, इसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 35। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह विकल्प सी यानी कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दोस्तों भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निहित है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो आपके ऑप्शन में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार और ऑप्शन डी है दोस्तों शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह दोस्तों विकल्प बी यानी कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों, उसको जो है भारतीय संविधान की जो प्रेरणा स्रोत है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? आपके ऑप्शन में दिया गया दोस्तों आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो या फिर उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों वह उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में लागू हो सकता है, यानी कि आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में या फिर जब सैनिक कानून लागू हो। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन में संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह दोस्तों विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है दोस्तों, उसके तहत जो दोस्तों मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? क्या डिक्री जारी किया जा सकता है, अध्यादेश जारी किया जा सकता है, समादेश अथवा रिट जारी किया जा सकता है या फिर अधिसूचना जारी की जा सकती है? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि जो है दोस्तों न्यायालयों द्वारा समादेश अथवा रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया गया है मैंडमस, को वारंटो, हैबियस कॉर्पस या फिर सर्सियोरेरी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो हैबियस कॉर्पस है दोस्तों, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है?
आपके ऑप्शन में है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, उत्प्रेषण यानी कि कॉर्टेरियरी, ऑप्शन सी है प्रतिषेध या फिर प्रोहिबिशन, ऑप्शन डी है परमादेश या फिर मैंडमस। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित जो रीट है दोस्तों वह बंदी प्रत्यक्षीकरण अथवा हैबियस कॉर्पस। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है विभिन्न प्रकार के समादेश। क्या है दोस्तों अगला प्रश्न? विभिन्न प्रकार के समादेश अथवा रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे अथवा किन न्यायालय अथवा न्यायालयों को प्राप्त है? आपके ऑप्शन में राज्य के उच्च न्यायालयों को, ऑप्शन बी है जिला न्यायालयों को, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों को, फिर या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से किसी को नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि उपर्युक्त दोनों को जो है सॉरी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह विकल्प है, यानी कि राज्य के उच्च न्यायालयों को जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? आपके ऑप्शन में उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि जो उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली रिट है वह उपर्युक्त सभी है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है वह जो है दोस्तों हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय द्वारा भी सेम 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी कि हैबियस कॉर्पस, जो हैबियस कॉर्पस रिट है केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा, क्या है दोस्तों? केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, या फिर निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि दोस्तों ये निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों के द्वारा जारी की जा सकती है। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट या फिर हैबियस कॉर्पस रिट। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी कि हैबियस कॉर्पस रिट जारी किया जाता है? आपके ऑप्शन में संपत्ति की हानि, ऑप्शन बी है अतिरिक्त कर की वापसी, ऑप्शन सी है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी और ऑप्शन डी है दोस्तों भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो हैबियस कॉर्पस रिट जारी की जाती है वह दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के विरुद्ध जारी की जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, किसके विरुद्ध? निजी व्यक्ति के विरुद्ध, और जो है दोस्तों दोषपूर्ण पुलिस जो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी है उसके विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में से कौन है? आपके ऑप्शन में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन बी है परमादेश यानी कि मैंडेमस, ऑप्शन सी है उत्प्रेषण अथवा कर्टियरी, और ऑप्शन डी है अधिकार परीक्षा अथवा को वारंटो। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस याचिका अथवा रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? आपके ऑप्शन में है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, परमादेश, अधिकार परीक्षा या फिर उत्प्रेषण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो परमादेश रिट है दोस्तों उसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नोक्त समादेशों में कौन सा है? निम्नोक्त समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन है उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधाज्ञा या फिर दोस्तों अधिकार परीक्षा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि अधिकार परीक्षा दोस्तों वह है जो दोस्तों निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है, तो वह है अधिकार परीक्षा। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है
उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण या फिर प्रतिषेध। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि उस रिट को जो है दोस्तों परमादेश या फिर मैंडमस कहा जाता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या फिर प्रतिषेध। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो वह रिट है दोस्तों वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है परमादेश। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस लेख अथवा रिट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? आपके ऑप्शन में उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधाज्ञा या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि परमादेश रिट दोस्तों ऐसी रिट है जो दोस्तों किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है। ठीक है, वह कौन सी रिट है? वह है परमादेश। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रिट को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन में हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन या फिर को वारंटो। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि उस रिट को कहा जाता है मेंडेमस अथवा परमादेश। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? उत्प्रेषण कौन सी है रिट? उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? आपके ऑप्शन में है अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए। ऑप्शन बी है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर। जो ऑप्शन सी है अभिलेख में प्रत्यक्षतः प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। और जो विकल्प डी है दोस्तों उपर्युक्त सभी के आधार पर। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि उपर्युक्त सभी के आधार पर जो है दोस्तों उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है, यानी कि अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अतिक्रमण होने पर और अभिलेख के प्रत्यक्षता प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर जो है उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? वह रिट है परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों यह विकल्प का सही उत्तर है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि वह रिट है अधिकार परीक्षा, जिसमें जो है किसी भी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है, यानी कि जो उसके जो है सीमा के भीतर का कार्य नहीं है दोस्तों, उसके लिए उसे रोका जाता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश यानी कि मैंडेमस के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि दोस्तों किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों के पालन करने के लिए दोस्तों जो है परमादेश रिट को जारी किया जाता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, यानी मूल अधिकारों के अंतर्गत जो शामिल नहीं है दोस्तों वह है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? व्याख्यान की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, समानता का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है
वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो मूल अधिकार का हकदार नहीं है दोस्तों, वह है संपत्ति का अधिकार। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? ऑप्शन में है 1978 के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, 1982 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा, या फिर 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, या फिर विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा जो है दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है दोस्तों, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 300A में वर्णित है। कौन से? अनुच्छेद 300A में वर्णित है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, या फिर कानूनी अधिकार है? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों वह वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया था? आपके ऑप्शन में है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या फिर सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, यानी कि संविधान के जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है दोस्तों वैधानिक अधिकार के रूप में जो है दर्जा दिया गया था। ठीक है, अब नजर डालते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? ऑप्शन में 42वें, 44वें, 45वें, या फिर 52वें? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, यानी कि जो है दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर किया गया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन में संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, और ऑप्शन डी है दोस्तों देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है दोस्तों वह है संपत्ति का अधिकार। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ऑप्शन में मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, विकल्प सी है दोनों, या फिर विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार दिया गया दोस्तों वह है एक प्रकार का विधिक अधिकार। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों संपत्ति के अधिकार, कौन सा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया गया अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 300 क्लॉज 1, अनुच्छेद 300 का, या फिर अनुच्छेद 19 क्लॉज 1? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है अनुच्छेद 300 का। ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 300 का, यानी कि विकल्प सी जो है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर संपत्ति का अधिकार? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों वह मूल अधिकार तो नहीं है, लेकिन जो है दोस्तों संवैधानिक अधिकार है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, मत देने का अधिकार होता है एक राजनीतिक अधिकार, एक नागरिक अधिकार, एक आर्थिक अधिकार, या फिर एक कानूनी अधिकार? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, यानी कि जो मत देने का अधिकार है दोस्तों वह होता है एक नागरिक अधिकार। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, सूची 1 को जो है दोस्तों सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 में जो है दोस्तों मौलिक अधिकार दिए गए हैं और सूची 2 में संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो समानता का अधिकार है दोस्तों वह 14 से 18 के बीच में वर्णित है। जो वाक का अधिकार है दोस्तों वह अनुच्छेद 19 में वर्णित है। जो धर्म का अधिकार है दोस्तों वह वर्णित है धर्म का अधिकार है दोस्तों वह वर्णित है अनुच्छेद 25 में, और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों वह वर्णित है अनुच्छेद
32 में। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? आपके ऑप्शन में हड़ताल करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, या फिर धरना देने की आजादी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में नहीं जिनको शामिल किया गया है वह है हड़ताल करने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न है किस वाद ने, कौन सा है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो आपके ऑप्शन में केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, ऑप्शन सी है गोकुलनाथ वाद, या फिर ऑप्शन डी है सज्जन कुमार वाद। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए यानी कि केशवानंद भारतीवाद में दोस्तों मौलिक अधिकारों को संशोधनीय माना गया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार है वह वैधानिक अधिकार की श्रेणी में शामिल है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। और आपको बता दें कि नोटबुक IAS आप सभी के लिए जो है सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं जो उनके लिए टेस्ट सीरीज की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, ये UPSC स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक MCQs अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध कराता है। ठीक है, आप हमसे हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G19 वर्धमान मॉल, नेहरू विहार, नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। हमारा नंबर है 7683049133 और 9560727077। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।